अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इशूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक जो हम कर रहे थे उसका चैप्टर नंबर 22 पावर्टी ट्रेंड्स कॉजेज एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके 4 पार्ट हम पहले कर चुके हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकल जो ट्रेंड्स थे पावर्टी से रिलेटेड हमने उनको डीपली पढ़ा था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो होगा पावर्टी एलिवेशन के ऊपर कि पाकिस्तान में पावर्टी को एलिवेट करने के लिए या पावर्टी को रिमूव करने के लिए रिड्यूस करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो अडॉप्ट की गई और या फिर कौन सी ऐसी इफेक्टिव पॉलिसीज हैं जो कि अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में पावर्टी जो है वो रिड्यूस हो सके। अब हम सबको पता है कि पावर्टी जो है वो बहुत एक बड़ा मसला है डेवलपिंग नेशंस का आजकल। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो। ठीक है, तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका एक बहुत मेजर इशू है पावर्टी। पावर्टी बेसिकली हमने बहुत एक इस पे डिटेल डिस्कशन की है कि पावर्टी होती क्या है। ठीक है, हमने देखा कि बेसिक नेसेसिटीज़ को कंसीडर करने के बाद हम देखते हैं कि ऐसा इनकम ग्रुप जिसके पास एक प्रॉपर स्पेसिफिक अमाउंट जो कि वर्ल्ड बैंक ने या एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिफाइंड है, ठीक है, उनके मुताबिक एक अमाउंट ऐसी जो कि वो कमा सके। ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो वो बेसिकली जो है लोग जो बिलो दैट लाइन रहते हैं उनको हम पुअर कहते हैं और जो अबव दैट लाइन रहते हैं हम उनको कहते हैं कि वो नॉन पुअर्स हैं। ठीक है, सो पावर्टी को रिमूव करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी काम होता है। बहुत एक और बेसिकली ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ के लिए। ठीक है, अब पावर्टी इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो हमने पीछे जितनी भी डिस्कशन की पावर्टी ट्रेंड्स देखे उनमें हमें पता चला कि जो पावर्टी एलिवेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ तरह से हमें अचीव होती है थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी कंट्री प्रॉस्पेरिटी को तरफ जाती है, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, यानी कि उसके मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं जीडीपी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सारे इंप्रूव होते जाते हैं तो उस तरीके से पावर्टी कम होती जाती है इकोनॉमी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जब इकोनॉमी की हेल्थ इंप्रूव होती है तो इससे पावर्टी रिडक्शन होती है। ठीक है, अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि हायर रेमिटेंसेस जब होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो उनका एक एक्टिव रोल होता है। ठीक है, इन रिडक्शन इन पावर्टी। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्टिव पब्लिक पॉलिसीज जो हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं टुवर्ड्स देयर पॉपुलेशन, तो वो भी उनका भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल होता है पावर्टी की रिडक्शन के लिए। rather we design some specific poverty reduction policies। ठीक है, अब अगर हम बजाय के जो है हम एक पावर्टी के लिए पावर्टी को रिमूव करने के लिए अलग से हम पॉलिसीज बनाए, हमने ये देखा कि डिफरेंट जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्होंने जब इस ट्रेंड को फॉलो किया कि जब उन्होंने अपने मैक्रो इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया तो अब जो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया हमारी पावर्टी की रिडक्शन के ऊपर। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स इंक्लूड, अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी 1970 से 80s का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे हमारे रेमिटेंसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। ठीक है, सो उस टाइम पे कुछ ऐसी पॉलिसीज जो हैं हमने बनाई जिसमें ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जिसकी वजह से पावर्टी पे हमारा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। उन सम जो डेवलपिंग प्रोग्राम थे उनके अंदर इंक्लूड अगर हम देखें तो हमने एक मेजर प्रोग्राम पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जुनेजो 5 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, 5 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो कि जुनेजो का था। ठीक है, इस प्रोग्राम का जो मेजर फोकस था वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे था, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना फॉर द लेबर कम्युनिटी, और साथ साथ क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। किसी भी इकॉनमी में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होती है फॉर द रिडक्शन ऑफ पावर्टी, बट नॉट स्पेसिफिकली पावर्टी एलिवेशन। ठीक है, अब ये जो जुनेजो प्रोग्राम था 5 पॉइंट प्रोग्राम था जुनेजो का, ठीक है, उसका भी मेन फोकस जो था हम अगर देखें तो मैक्रो इंडिकेटर्स को ही इम्प्रूव करना था, बल्कि इसका ना के फोकस जो है वो पावर्टी एलिवेशन थी। ठीक है, इसमें पावर्टी को रिडक्शन के लिए कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो हमने कोई भी टारगेट नहीं रखा था। सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स थे, यानी पावर जो इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर ये इंक्लूडेड थे। 1960s में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि पावर्टी जो है रिड्यूस हुई थ्रू एक्सप्लिसिट फैक्टर्स एंड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, हमने देखा कि काफ़ी सारी ऐसी एक्सटर्नैलिटीज जो हैं
उनकी वजह से पावर्टी जो है वो रिड्यूस हुई 1960s में। हमें पता है कि 1960s का जो डिकेड था वो एक डिकेड ऑफ डेवलपमेंट था। इसमें हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन हमने इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें हमने अपने रूरल सेक्टर को या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेसिकली प्रमोट किया था। ठीक है। सो इस टाइम पीरियड में 1960s में क्या था कि पावर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। सो हम उस टाइम पे हमने कोई ऐसी पॉलिसी पावर्टी की रिडक्शन के लिए नहीं बनाई, बल्कि पावर्टी को रिड्यूस किया। पावर्टी रिड्यूस खुद ही होती गई थ्रू एक्सप्लिसिट फैक्टर्स। एक्सप्लिसिट फैक्टर्स बेसिकली यही थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है, या फिर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज अपनाई, तो उनसे क्या हुआ कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आया, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया हमारी पावर्टी की रिडक्शन में। 1990s के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में जो है हमने हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली जो है वो सिग्निफिकेंटली या स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि पावर्टी की रिडक्शन के लिए पॉलिसीज बनाना शुरू किया। इससे पहले पावर्टी की रिडक्शन के लिए या पावर्टी के ऊपर डायरेक्ट फोकस किसी भी स्ट्रेटेजी में नहीं देखा गया। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस वाज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म टू एलिवेट पावर्टी। ठीक है। अब जितना भी हमने सारा लिटरेचर देखा है पावर्टी के ऊपर, हमें ये पता चलता है उससे कि रेमिटेंसेस को इम्प्रूव करना एक ऐसा इंडिकेटर पाकिस्तान में है जिसकी वजह से हम पावर्टी को डायरेक्टली जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ एलिवेट करवा सकते हैं। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देखते हैं कि जब 1975 से 1980 तक एक लार्ज बल्क ऑफ जो हमारे पोर्शन था पॉपुलेशन का, वो मिडल ईस्ट कंट्रीज की तरफ माइग्रेट कर गया था। ठीक है, यानी हमारा बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ था उस टाइम पे। और इसी तरह 2000 का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, उसमें भी शोज सिग्निफिकेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक। देयर वाज अ लार्ज स्केल अराउंड 2 मिलियन पीपल जो हैं वो माइग्रेट हुए फ्रॉम टू मिडल ईस्ट कंट्रीज इन 1970s टू 80s। ठीक है, 2 मिलियन जो है एक ह्यूज अमाउंट होती है। लार्ज नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स जो हैं हमारे वो माइग्रेट कर गए टू मिडल ईस्ट कंट्रीज इन सर्च ऑफ जॉब और बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट्स कम फ्रॉम रूरल एरियाज। अब ये ज्यादातर जो लोग माइग्रेट किए, ठीक है, ये रूरल एरियाज से आए थे। अराउंड 1.2 मिलियन पीपल जो थे वो रूरल एरिया से बिलोंग करते थे। जैसे कि रूरल एरियाज में भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बरानी एरिया जो था, बरानी डिस्ट्रिक्ट पंजाब का है, और साथ साथ एनडब्ल्यूएफपी के जो एरिया थे जिनमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, या वहाँ पे एक जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। वहाँ से लोग जो है निकल के माइग्रेट करके मिडल ईस्ट कंट्रीज की तरफ गए ताकि वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकें और अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है और अपनी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज कर सकें। This exaggerated income stream to areas where opportunities to productive employment were limited. अब जो ये स्ट्रीम एग्जैजरेट हुई, बेसिकली एक्सटेंड हुई उन एरियाज के अंदर, ऑब्वियसली जब वो लोग माइग्रेट करके मिडल ईस्ट कंट्रीज की तरफ गए, वहाँ पे उन्होंने जॉब जो है वो सर्च की, उन्हें जॉब मिली, जब उन्होंने कमाना शुरू किया और उन्होंने फिर अपनी फैमिलीज को पैसा भेजना शुरू किया, तो वो हमने रेमिटेंसेस की मद में वसूल किया पैसा पाकिस्तान में। और उससे क्या हुआ कि उन एरियाज की, उन रूरल एरियाज की जो इनकम स्ट्रीम थी वो बेसिकली एक्सपेंड कर गई। ठीक है। और एक्सपेंड करने से क्या हुआ कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बेहतर हुई और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे लिमिटेड थी वहाँ पे अब बेहतरी आना स्टार्ट हुई। ठीक है। हाउस होल्ड इनकम जो थी उस एरिया की वो इंक्रीज हुई तकरीबन 2 to 4% जो है वो इनकम हाउस होल्ड की या पर कैपिटा इनकम जो है वो कह सकते हैं हम इम्प्रूव होना शुरू हुई। ठीक है। मोस्ट इफेक्टेड सेक्टर्स वर स्मॉल स्केल सेक्टर। ठीक है। अब जो स्मॉल स्केल सेक्टर थे वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड, क्योंकि उनके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है। वो पॉजिटिव शॉक भी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नेगेटिव शॉक को भी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स होते हैं। ठीक है। फिर इसका एक मेजर इम्पैक्ट हमने कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी देखा। कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। होलसेल और रिटेलर ट्रेड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, क्योंकि लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोलना स्टार्ट की। ठीक है। कस्बों में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और छोटे बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस को इनिशिएट करवाया। इंक्रीज इन इनकम रिजल्टेंटली इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। अब जब जाहिर है किसी की भी इनकम इंक्रीज होती है तो उससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने का मतलब ये है कि उसकी डिमांड फॉर कमोडिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। फूड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी,
एजुकेशन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हेल्थ की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, शेल्टर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, कम्युनिकेशन की डिमांड इंक्रीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इस रेमिटेंस के इंक्रीज होने का इम्पैक्ट जो है वो ट्रिगर इम्पैक्ट जो है वो किस किस स्पिल ओवर बेसिकली हम कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट आया। स्पिल ओवर इम्पैक्ट ये होता है कि किसी भी एक इंडिकेटर का सारी इकोनॉमी के ऊपर स्प्रेडली इम्पैक्ट आता है, ठीक है। सो इसका इम्पैक्ट स्प्रेड हुआ, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर। हमने देखा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आया रेमिटेंसेस का हमारी पूरी इकोनॉमी के ऊपर, कि ओवरऑल हमारी जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हमारा इंप्रूव हुआ, फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, इंप्रूविंग हाउसिंग फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, डिसेंट्रलाइजेशन जो डिसीजन मेकिंग पावर्स थी, ठीक है, वो इम्प्रूव हुई। बेसिकली हम भी डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रहे थे। सेंट्रल अथॉरिटी पहले हमारे जो डिसीजन बनाती थी, फिर हमने वो जो हमने पढ़ा था कि जो पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग के टॉपिक के अंदर हमने ये कवर किया था कि जो सेंट्रल पावर होती है, ठीक है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, उसका इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो जो स्मॉल एरियाज हैं उनके डीपली उनको एनालाइज करके उनके बारे में पॉलिसीज बनाए। तो डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है कंट्रीज को, ताकि पॉलिसीज जो हैं वो इफेक्टिव बनाई जा सकें। 1990s में देखा गया कि पाक गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी एंड इंक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर, ठीक है। हमने 1990s के बाद गवर्नमेंट जो थी हमारी उसने ये बेसिकली इस पे फोकस किया या इस पे एम्फसाइज किया कि पावर्टी जो है कंट्री में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और साथ साथ क्या है कि प्रीवियस डिकेड्स में पावर्टी इंक्रीज हो रही है और पावर्टी के होने की वजह से इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो पावर्टी था उसको इतना सीरियसली ऑब्जर्व भी नहीं किया गया था और उसके लिए कोई खास स्ट्रेटेजीज जो हैं वो नहीं बनाई गई थी। अब मैनी प्रोग्राम्स वर अनाउंस्ड एंड इंक्लूडेड एज अ स्ट्रेटेजी इन 9th 5-year प्लान, जो नामा 5 साल मंसूबा बनाया गया, ठीक है। उसके अंदर हमने पावर्टी को रिमूव करने की स्ट्रेटेजीज बनाई गई। आप पिछले 8 साल के 8 जो 5 साल मंसूबे थे उनमें देखेंगे अगर, तो आपको पावर्टी को रिडक्शन करने के लिए कोई खास स्ट्रेटेजी या कोई स्पेसिफिक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि डायरेक्ट पावर्टी के लिए हो, ठीक है, वो नजर नहीं आती। गवर्नमेंट एंटर्ड इन एज एन एक्टिव एजेंट इन पावर्टी एलिवेशन। अब गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी, गवर्नमेंट जो है वो एंटर हुई ताकि पावर्टी को कंट्री लेवल से जो है वो खत्म हम कर सकें या फिर इसको रिड्यूस कर सकें। मेन कंपोनेंट जो थे स्ट्रेटेजी के क्या थे, मतलब जो पहली स्ट्रेटेजी आई ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट थी, ठीक है। इसी को हम मेनली एनालाइज करते हैं जब भी हम जो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि पावर्टी की रिडक्शन के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड करवाए। सबसे पहला कंपोनेंट उसमें यह था कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्टेंटली इंक्रीज इन पर कैपिटा, ठीक है, कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उससे पर कैपिटा इंक्रीज होगी और उससे क्या होगा, हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बेसिकली सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, सस्टेन, जब भी हम सस्टेन कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सस्टेन है वो या जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसमें कोई ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही, ठीक है, ना इंक्रीज ज्यादा हो रहा है ना फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी वो सस्टेनेबल होगी तो उससे क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी और ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। दूसरी हमारी स्ट्रेटेजी उसमें ये थी कि जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू काउंटर रिसेशनरी ट्रेंड्स। इकोनॉमी के अंदर जब भी बूम आता है तो उसका जो ट्रिगर इफेक्ट होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट पीरियड में रिसेशन आता है। जो हमने बिजनेस साइकिल में देखा कि बिजनेस साइकिल क्या होता है कि उसके 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। रिसेशन होता है, बूम होता है, डिप्रेशन होता है और फिर रिकवरी होती है। तो जब भी कभी बूम आता है तो उसके बाद रिसेशन आता है इकोनॉमी के अंदर। अब उस रिसेशन से बचने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करना लेबर फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हम कह सकते हैं लेबर डिमांड जनरेट करना ज़रूरी है इकोनॉमी के अंदर। फिर तीसरी स्ट्रेटेजी इसमें यह थी कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज जितने भी इकोनॉमी में थी, ठीक है, वो उनकी अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। बेसिकली सोशल सर्विसेज इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स आल्सो इंक्लूडेड। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पार्टनरशिप हमने जो की, गवर्नमेंट ने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ अगर हम पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होता है इन्वेस्टमेंट करने का। सो वो जो सोशल इंडिकेटर्स है उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। बेसिकली सोशल सेक्टर्स के अंदर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, जो कि लोकल सर्विसेज होती हैं, वो भी इंक्लूड होती हैं।
या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो कि लोकल या पब्लिक लेवल के ऊपर दी जाती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सो अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिस्क ओनर होता है या रिस्क की बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क प्रो इन्वेस्टमेंट नहीं करती। सो प्राइवेट सेक्टर को इसलिए इन्वॉल्व करवाया ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। इसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम्स थी। ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करवाएं जहां पे कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो है उसको हम इंश्योर कर सकें या फिर इम्प्रूव कर सकें। सिस्टम ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि सिस्टम ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए कि ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करवाए जाएं जिसके थ्रू हम जो पुअर हैं, ठीक है, या जो लोअर बॉटम क्लास है इकॉनमी के अंदर, उनको हम सब्सिडीज दे सके हैं या फिर उनकी किसी तरीके से हेल्प की जा सके। फॉर एग्जांपल इन प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है, या अभी एहसास प्रोग्राम, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये सोशल सेफ्टी नेट्स के अंदर आते हैं जिनमें हम एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पुअर्स तक पहुंचाते हैं या फिर उनको किसी तरह से इनकॉर्पोरेट करवाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। सो सोशल सेफ्टी नेट्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस करवाया जा सके, और ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, सिर्फ हमारी इकॉनमी में यूज नहीं हो रहा। ठीक है, और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो वर्ल्ड बैंक भी करता है। वर्ल्ड बैंक हमें फंड करता है ताकि हम सोशल सेफ्टी नेट्स को इम्प्रूव कर सकें। फिर हमने और इसमें क्या स्ट्रेटेजी रखी कि हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स जो हैं वो इनिशिएट करवाएंगे। जो स्मॉल स्टेक होल्डर्स हैं, स्मॉल लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको हम इजी एंड चीप जो लोन्स हैं, सॉफ्ट लोन्स, उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है वो फाइनेंशियल एक तो स्ट्रीम में आ सके, फाइनेंशियल उनकी इंक्लूजन हो सके, और साथ साथ क्या होगा कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकेंगे, जिससे उनकी इनकम जनरेट होगी और एट द एंड पॉवर्टी रिड्यूस होगी। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेटर्स हैं उनको इम्प्रूव करवाना, ठीक है, यानी ह्यूमन जितने भी हैं, लेबर है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करवाना, ट्रेनिंग्स वगैरह इनिशिएट करवाना, ठीक है, ये सारा स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड करवाया। और साथ साथ वुमेन की एम्पावरमेंट, ठीक है, हमने जो वेरियस टाइम्स हमने ये चीज़ देखी अपने प्रीवियस स्टडीज़ में कि जो जेंडर बेस्ड पावर्टी है वो भी बहुत ज़्यादा है कंट्री में। यानी अगर हम मेल्स और फीमेल्स का प्रोपोर्शन पुअर देखें तो हमें फीमेल्स ज़्यादा पुअर नज़र आती हैं। सो वुमेन की एम्पावरमेंट भी इस हेड में एक सिग्निफिकेंट रोल है इसका। फिर इश्यूज ऑफ गवर्नेंस जो है उनको इम्प्रूव किया जाए। सेटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो इजीली और कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकें अपनी मनी। ठीक है, फिर नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, और साथ साथ एरिडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर भी एक हमारी इकॉनमी का बड़ा इशू है। ठीक है, सो ये भी पॉवर्टी के साथ डायरेक्टली लिंक करता है, क्योंकि जो पुअर होते हैं उन्हीं के बच्चे ज़्यादा चाइल्ड लेबर में आ रहे होते हैं। तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी तो उससे चाइल्ड लेबर भी रिड्यूस होगी। और साथ साथ गेटिंग अप रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इम्प्रूव किया जाए या फिर इस्टेब्लिश किया जा सके। अब जो ज़्यादातर टारगेट्स थे इनमें हमने देखा कुछ जो इससे लेटर ईयर्स थे उनमें हमने ऑब्जर्व किया, उन पे जब हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि टारगेट्स मोस्ट ऑफ देम जो हमने टारगेट्स रखे थे वो अचीव नहीं कर सके हम। ठीक है, क्योंकि इनके लिए एक लार्ज सम ऑफ मनी चाहिए और बहुत जो है इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग वगैरह चाहिए जो कि उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। देयर वर थ्री मेन क्रिटिसिज्म ऑन दी स्ट्रेटजीज। अब ये जो स्ट्रेटजीज बनाई हुई थी इनके ऊपर जितने जो रिसर्चर्स या इकोनॉमिस्ट हैं उनके तीन क्रिटिसिज्म हैं जो कि बेसिक हैं। ठीक है, अब इन क्रिटिसिज्म को देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है। नंबर वन क्रिटिसिज्म है कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस पूरे टारगेट के हमने अंदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इंटैक्ट नहीं करवाया, इंक्लूड नहीं करवाया। हमने रेमिटेंसेस पे बात नहीं की, हमने ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की या फिर इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने की या फिर एफडीआई को इम्प्रूव करने की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्प्रूव करने की हमने बात नहीं की।
फिर दूसरी बात ये थी कि इश्यूज ऑफ टारगेटिंग, ठीक है, टारगेट किसको करना है, क्लास जो टारगेट करनी है, जो पुअर है, आप उसको टारगेट कैसे करेंगे, आप उन रूरल एरियाज में कैसे अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक ये भी बड़ा इशू था। और साथ साथ क्या है कि इश्यूज ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जो कम्युनिटी है हमारी, ठीक है, उसकी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करवाना होता है, तो इम्प्लीमेंट करवाना होता है, तो उसके लिए कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल रखती है। Critical evaluation of poverty strategy suggests that poverty elevation mechanism of 70s and 80s was far more productive, ठीक है। तो हमें ये सारा क्रिटिकल जितना हमने एनालिसिस किया, हमें सारा ये बताता है कि 70s और 80s में जो पॉलिसी अडॉप्ट की, यानी कि हमने रेमिटेंसेस जो इम्प्रूव करवाने की पॉलिसी अडॉप्ट की, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया और स्पिल ओवर इम्पैक्ट आया पूरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। बजाय कि हम पावर्टी के लिए एक अलगदा से स्ट्रेटजी बनाएं, पावर्टी को रिमूव करने के लिए हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे काम करें, ताकि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ इंप्रूव हो, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर हो, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बेहतर हो और साथ साथ पावर्टी रिडक्शन भी हो सके। अब इस सब में सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखा है कि सोशल सेफ्टी नेट्स के थ्रू जो पुअर हैं उन तक एक हैंडसम अमाउंट जो है वो पहुंचाई जाती है, और स्पेशली इनका जो टारगेट है वो फीमेल्स हैं, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूड है। इसी तरह अभी जो रिसेंट प्रोग्राम जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने इनिशिएट करवाया था, एहसास, ठीक है, उसके अंदर भी कफालत प्रोग्राम एंड और जो है डिफरेंट तरह के जो इस तरह के सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, ताकि पावर्टी को बेसिकली एलिवेट किया जा सके। सो दो तरह की हमने चीज़ें सिर्फ इस पूरे टॉपिक में एनालाइज की कि पावर्टी को रिडक्शन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पाकिस्तान में जो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं उनमें रेमिटेंस की जो है वो इंक्रीज करवाना और साथ साथ सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं वो इम्प्रूव करवाना जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं रिगार्डिंग द टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।